शाम का वक्त था। कमरे में हल्की रोशनी थी। जायशा सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार खिड़की के पास खड़ी अपनी बहन रीमा पर टिक जाती। रीमा ने शाम की पार्टी के लिए एक नया ड्रेस पहना हुआ था। बाल खुले हुए थे और वो बार बार अपने गालों पर गिरते बालों को एक तरफ कर रही थी, आसपास से बेखबर, जैसे वो खुद में ही मगन हो। रीमा दीदी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, जायशा ने किताब बंद करके धीरे से कहा। रीमा ने आईने में खुद को देखते हुए होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई और पलट कर जायशा की ओर देखा। हाँ कहो। मुझे लगता है तुम्हें इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए, जायशा ने नरमी से कहा, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। पापा की इज्जत का मामला है, तुम्हें उनकी बात का ख्याल रखना चाहिए। शोख चंचल सी जायशा आज बहुत समझदारी से बोल रही थी, जबकि रीमा ने तंज भरी मुस्कान के साथ जायशा की ओर देखा। जायशा, तुम्हें हर बात में पापा की इज्जत की चिंता क्यों रहती है? जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का नाम है और मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। और प्लीज़, इतनी बड़ी साध्वी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इंसान ज़िंदगी में समझौता करता रहा तो फिर उसने ज़िंदगी जी ही कब? हर किसी को ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और मैं अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। बहन हो, बहन बनकर रहो, वो भी छोटी बहन। वो तीखे अंदाज में बोली। रीमा दीदी प्लीज़, मैं जानती हूँ तुम्हें आज़ादी चाहिए, मगर इस तरह की आज़ादी सही नहीं है जो हमें बदनाम करे, जायशा ने दबे अंदाज से कहा। बस करो जायशा, रीमा ने सख्त लहजे में कहा। तुम सीधी सादी सी अपनी दुनिया में मगन रहने वाली लड़की हो। तुम्हें क्या पता कि दुनिया में कैसे जिया जाता है। तुम्हारी दुनिया बस किताबों तक सीमित है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे खुलकर जीना है, अपने शौक़ पूरे करने हैं, इस दुनिया की खूबसूरती को महसूस करना है। मुझे हर चीज़ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। रीमा अपने ही ख्यालों में खोई हुई अपने दिल की बात जायशा को बता रही थी। चेहरे पर अनगिनत रंग बिखरे हुए थे। जायशा ने गहरी सांस ली। रीमा, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं देख सकती। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, मगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी हिफाजत चाहती हूँ। रीमा ने अपनी नज़रें झुका लीं, मगर फिर तुरंत सिर उठाकर बोली, मुझे तुम्हारी चिंता की ज़रूरत नहीं जायशा। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं भी खाना खाती हूँ, अक्ल रखती हूँ। मुझे भी पता है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है और मैं अपनी ज़िंदगी में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूँगी, यहाँ तक कि तुम्हारी भी नहीं। अपने से 3 साल छोटी जायशा को रीमा ने झड़क कर रख दिया था। रीमा, ये जिद छोड़ दो, जायशा ने रीमा के डांटने के बावजूद भी नरमी से कहा। ये दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी तुम समझती हो। हमें अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। और अगर पापा को पता चल गया कि तुम रात में छुपकर पार्टी में गई हो तो फिर क्या होगा? रीमा ने जायशा की बात अनसुनी करते हुए अपना पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम अपनी किताबों में खुश रहो जायशा, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और मैं पार्टी में गई हूँ, ये बात पापा को सिर्फ तुम बता सकती हो। लेकिन मुझे पता है मेरी प्यारी सी बहन कभी अपनी जुबान नहीं खोलेगी। वो मुस्कुराते हुए बोली और कमरे से बाहर निकल गई। जायशा ने अफसोस भरी नज़रों से रीमा को जाते देखा, मगर कुछ कह न सकी। उसकी बहन ऐसी ही थी, अपनी ज़िंदगी में मगन रहने वाली, अपनी ख्वाहिशों को आगे रखने वाली। मगर 16 साल की जायशा हर चीज़ को सोच समझकर करती थी। क्या सही है क्या गलत, ये देखकर कदम उठाती थी। इतनी कम उम्र में ही उसके अंदर रीमा से ज़्यादा मैच्योरिटी थी। वो रीमा को इसलिए समझा रही थी कि वो कोई ऐसी गलती ना करे जो उसके आने वाले कल पर असर डाले। और जब से उसकी मंगनी कबीर कुकरेजा से हुई थी, तब से जायशा बहुत घबराई हुई थी। वे लोग बड़े घराने के थे। पापा को ये रिश्ता बहुत पसंद था। अगर इस रिश्ते में जरा सी भी दरार आई तो उनका दिल टूट जाएगा। यही वजह थी कि वो हर वक्त रीमा को टोकती रहती थी, लेकिन छोटी होने की वजह से रीमा उसकी कोई बात नहीं सुनती थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। सुबह की हल्की रोशनी हवेली के खुले आंगन में फैल चुकी थी। पक्षियों की चहचहाट फिजा में गूंज रही थी और ताज़ी हवा की खुशबू हर तरफ बिखरी हुई थी। डाइनिंग हॉल की बड़ी खिड़कियां खुली हुई थीं, जिनसे सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं और उनकी रोशनी में हर चीज़ निखरी हुई लग रही थी। डाइनिंग टेबल के सिरे पर दादी अपनी खास कुर्सी पर बैठी हुई थीं। सफ़ेद सिल्क की साड़ी में लिपटी हुई वे एक रौब और गर्मा वाली पर्सनालिटी लग रही थी। उनकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। दादी ने गहरी सांस ली और घड़ी की ओर देखा। ये कबीर भी ना हमेशा देर करता है, कहाँ रह गया ये? उन्होंने हल्के से बड़बड़ाया। उसके बिना तो उनके गले से निवाला भी नहीं उतरता था। रात को भी वो देर से घर आया था और वो कितनी ही देर तक उसका इंतजार करते करते सो गई थी। कुछ ही देर बाद कबीर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ।
उसकी पर्सनालिटी का हर पहलू दिलकश था। लंबा कद, चौड़े कंधे और गहरी आंखें जो उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बनाती थीं। उसने सफ़ेद टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जिसमें उसकी सादगी और रौब झलक रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो उसकी पर्सनालिटी को और भी दिलकश बना रही थी। दादी जान, कबीर कुकरेजा ने मुस्कुराते हुए उनके पास आकर झुककर उनका आशीर्वाद लिया और दादी ने ढेर सारा आशीर्वाद कबीर कुकरेजा को दिया था। अगले ही पल वो उन्हें अपनी बाहों में समेटकर उनसे लाड उठवाने लगा। बस बस, दादी जान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें दादी की कितनी परवाह है। उनकी आवाज़ में हल्की सी नाराज़गी थी। यानी का कोई वक्त होता है, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हें समय का कोई एहसास है? तुम्हें मालूम है हमें दवा भी लेनी होती है और तुम्हें अपनी दादी का जरा भी ख्याल नहीं कि वो भूखी बैठी होंगी। कबीर ने माफ़ी मांगने वाले अंदाज में सिर झुका लिया। माफ़ कीजिए दादी जान, बस थोड़ा काम में फंस गया था। आगे से कोशिश करूँगा वक्त पर आऊँ। दादी जान ने अपनी ऐनक ठीक की और सिर हिलाकर कहा, अच्छा चलो, अब आ गए हो तो बैठो। वो उनके साथ ही नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। कुछ पल खामोशी से गुजर गए। फिर दादी जान ने बात का रुख बदलते हुए कहा, कबीर, मैं एक बात सोच रही थी। जी दादी जान, क्या बात? कबीर ने दिलचस्पी से उनकी तरफ देखा और नाश्ता प्लेट में निकालने लगा। रीमा के बजाय तुमने जायशा को क्यों नहीं चुना? वो कितनी प्यारी और समझदार बच्ची है। रीमा के तौर तरीके मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आते। दादी की बात पर कबीर कुकरेजा कितनी ही देर तक उन्हें मुंह खोले हैरान होकर देखता रहा। दादी, मुझे लगता है आपने दवाई टाइम पर नहीं खाई है, तो इसका असर आपके दिमाग पर हो गया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप। कहते हुए कबीर ने अपना सर झटका और अपना हाथ नाश्ते की प्लेट की ओर बढ़ाया। लो भला, मैं कहाँ बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, पूरे होशो हवास में हूँ। कितनी प्यारी, कितनी सुलझी हुई बच्ची है। मेरा तो दिल ही आ गया है बच्ची पर। वही तो दादी, वही तो कह रहा हूँ, बच्ची है वो, और आप पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचे बैठी हैं। सिर्फ 16 साल की है वो। दादी, आप भी कमाल करती हैं। मुंह बनाते हुए वो नाश्ते पर हाथ साफ करने लगा। लो भाई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 3-4 साल की बात है तब तक। अरे वो क्या, तुम्हारा कनाडा जाने वाला प्लान था ना, तो चले जाओ कनाडा। 3-4 साल बाद वापस आओगे, तब तक जायशा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उसकी शादी की उम्र भी हो जाएगी। बस फिर कर लेना उसे शादी। ये आपने खूब कही दादी, यानी 4 साल बाद वो 20 की हो जाएगी। तो क्या 4 साल बाद मेरी उम्र आगे नहीं बढ़ेगी? उसके 20 साल के होने के बावजूद भी मैं उससे 11 साल बड़ा ही रहूँगा। मैंने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा। फिर आपने ये बात अपने दिमाग में कैसे सोच ली? कबीर कुकरेजा के दिमाग में एकदम से ही मासूम जायशा का चेहरा घूम गया था। कमसिन जबानी थी तो खुलकर उस पर रंग रूप चढ़ा था। नर्म नाजुक वजूद, दूधिया सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी गहरी झील सी आँखें, ऊंची पतली नाक, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, सफ़ेद रंगत पर लाल टमाटर जैसे गाल। इस बात में कोई शक नहीं था, जायशा हुस्न की दौलत से माला माल थी। लेकिन रीमा भी कम नहीं थी। वो जायशा को इस नज़र से देख ही नहीं सकता था। वो उससे पूरे 11 साल छोटी थी, जबकि रीमा उससे 7 साल छोटी थी। उसने तो बस रीमा के ही सपने सजाए थे कि इन ख्यालों में गुम हो गए कबीर। दादी उसे ख्यालों में गुम देखकर उसके आगे हाथ लहराते हुए बोली थी, कहीं नहीं दादी, बस आपकी बेकार की बातों में उलझ कर रह गया था। आज तो आपने ये बात कर दी, आगे से ये बात मत करना। दादी, वो रीमा की छोटी बहन है और ये बात सोचते हुए भी मुझे अजीब लग रहा है। पता नहीं ये बात आपके दिमाग में कैसे आ गई। नाश्ते की प्लेट छोड़कर हाथ साफ करता हुआ वो उठकर खड़ा हुआ था। अरे बैठो, तुम्हें भागने की बड़ी जल्दी रहती है। ये जूस का गिलास ख़त्म करके जाओ। दादी के कहने पर मजबूरन उसे नाश्ते की टेबल पर दोबारा बैठना पड़ा। कबीर बेटा, इतना क्यों नाराज़ हो रहे हो? बस दिल में जो आया वो कह दिया। भाई, मुझे तो वो बच्ची बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मेरा दिल उस पर आ गया था, तो दिल की बात तुम्हारे सामने रख दी। कल जब तुम्हारे ससुराल गए थे तो वो बच्ची इस तरह हमारी सेवा कर रही थी कि पूछो मत। आगे पीछे हमारे आगे घूम रही थी, जैसे बही मेरे घर की होने वाली बहू हो। और तुम्हारी रीमा, वो तो सोफे से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी ही कामचोर लड़की है जो तुमने पसंद की है। कबीर कुछ पल खामोश रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता थी, मगर उसने अपनी दादी की बात का जवाब नरमी से दिया। दादी, रीमा जैसी भी है, मैं उसे दिल से चाहता हूँ। मोहब्बत कोई प्लान बनाकर नहीं की जाती, ये दिलों की बात होती है। दादी जान ने आंखें समेटते हुए उसे देखा। मोहब्बत अपनी जगह, मगर परिवार की इज्जत और सुकून भी तो देखना पड़ता है। जायशा जैसी लड़की ही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। वो शरीफ और घरेलू मिजाज की लड़की है। दादी की बात पर कबीर ने नरमी से मगर मजबूत अंदाज में कहा, दादी जान, रीमा भी मेरे लिए अहम है, वो मेरे दिल के करीब है।
मैं जानता हूँ वो कभी कभी जिद्दी हो जाती है, मगर वो भी मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उसे समझा सकता हूँ। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। दादी जान ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। बस तुम ही बेहतर जानते हो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। कबीर ने उनका हाथ थाम लिया। दादी जान, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, मगर मोहब्बत के मामले में मुझे समझने की कोशिश करें। रीमा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। दादी जान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। खैर, नाश्ता करो। वैसे हम सोच रहे हैं इस इतवार को तुम्हारे ससुराल जाकर शादी की तारीख तय कर देते हैं। अब मंगनी को ज़्यादा लंबा समय करना सही नहीं। कुछ महीनों बाद तुम्हारे सिर पर भी सरदारी की पगड़ी रखनी है, तो जितनी जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए उतना बेहतर होगा। ये सुनकर कबीर का चेहरा खिल उठा। रीमा को सोचते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो दादी जान की नज़रों से छिपी न रह सकी। उन्होंने तुरंत अपना इरादा बदल लिया और अपने दिल को मजबूत करने लगी कि इस घर की बहू अब सिर्फ रीमा ही बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि उनका पोता इस रिश्ते में खुश था और वो अपने पोते के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कबीर ही था जो उनके दिल तक पहुंच सका था। इतनी मोहब्बत तो उन्होंने अपने बेटों को भी नहीं दी थी, जितनी अपनी जान से प्यारे पोते कबीर कुकरेजा को दिया करती थीं। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक हफ्ते का वक्त कैसे गुजर गया किसी को पता न चला। आज भी एक आम सा दिन था। सुबह की हल्की धूप हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर झांक रही थी, जब दादी जान, कबीर कुकरेजा, उसकी माँ सरिता कुकरेजा, पापा सागर कुकरेजा और छोटी बहन लीशा ने राजेश जी के घर की ओर रुख किया। ये एक आम सा दिन था, मगर आज का दिन कुछ खास था। ये बात हवेली के लोगों के चेहरों से जाहिर हो रही थी। हर कोई महंगे दमकते चमकते खूबसूरत कपड़ों में था और दादी जान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जो उनकी अंदरूनी खुशी को दर्शा रही थी। राजेश साहब का घर एक साधारण मगर खुशहाल घराना था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो राजेश जी खुद बाहर आए थे। उन्होंने दरवाजे पर इतने तादाद में हवेली के लोगों को देखा तो थोड़ा हैरान हुए, मगर तुरंत मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। अरे आप सब आज सुबह सुबह कैसे? राजेश जी ने सम्मान से कहा और हालचाल पूछने के बाद उन्हें अंदर ले आए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कबीर के घर वाले बिना किसी सूचना के उनके छोटे से आशियाने में आ जाएंगे। बस कुछ जरूरी बात करने आए हैं राजेश, दादी जान ने नरमी से कहा। राजेश ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। आइए आइए, अंदर आइए। सबको ड्राइंग रूम में बिठाया गया, जहां राजेश जी की पत्नी गीता जी भी आकर सबसे मिली। चाय का इंतजाम किया गया और हालचाल पूछा गया। सब लोग बातों में बिजी थे, मगर दादी जान के चेहरे पर एक अलग ही खामोशी थी। कुछ पल बाद दादी जान ने चाय की चुस्की लेते हुए बात शुरू की। राजेश, हम आज एक खास मकसद से आए हैं, सोचा कि आज ही आपसे बात कर लें। राजेश जी और गीता जी ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। शायद उन लोगों के आने का मतलब वो लोग कुछ तो समझ चुके थे। जी जरूर बताइए, हम आप लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं? दादी जान थोड़ा सा आगे झुकी और बोली, बात यह है कि कबीर और रीमा की मंगनी को काफ़ी समय हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि अब उनकी शादी की तारीख रख दी जाए। बच्चे बड़े हो चुके हैं और हम ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। ये सुनकर राजेश और उनकी पत्नी थोड़े परेशान हो गए। राजेश जी ने नरमी से कहा, जी हम भी यही चाहते हैं, मगर आपको पता है कि हमारी तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। हमें कुछ समय और चाहिए, और अचानक हम शादी की तारीख कैसे तय कर सकते हैं? हमारा भी छोटा मोटा परिवार है, हमें अपने कुछ बड़ों को बिठाकर बातचीत करनी होगी। वे बहुत ही नरम लहजे में बोले थे। गीता जी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जी अभी तो हमने इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। अचानक इतना बड़ा फैसला लेना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दादी जान ने उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुना और फिर नरमी से कहा, हम समझते हैं कि तैयारियों के लिए समय चाहिए, मगर बच्चों की खुशी सबसे ज़रूरी है। अगर हम अगले महीने की आखिरी सप्ताह में शादी की तारीख तय कर दें तो आपको भी तैयारी के लिए समय मिल जाएगा और हम भी सुकून में आ जाएंगे कि बच्चे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। राजेश जी और उनकी पत्नी एक पल के लिए खामोश हो गए। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे कि एक दूसरे की राय का अंदाजा लगा रहे हों। फिर राजेश जी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आपका सबका यही फैसला है तो हमें भी मंजूर है। अगले महीने की आखिरी तारीख हमें ठीक लगती है। राजेश जी को कबीर बहुत पसंद था। उसका अंदाज, उसका कारोबार, उसकी पर्सनालिटी से वे बेहद प्रभावित थे। वे किसी भी हाल में इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हाँ कहने में ही अपनी भलाई समझी। गीता जी ने भी मुस्कुराकर कहा, जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब कुछ सही समय पर पूरा हो जाए। दादी जी ने खुशी से उनके हाथ थाम लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत अहम है। बाकी भगवान है ना, वो सब कुछ आसान करेगा। कबीर का सिर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी।
ये ख्याल ही उसके मन को सुकून दे रहा था कि वो हसीना अब उसकी हो जाएगी। वो नज़रें चुराते हुए इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसके दिल को सुकून देने वाली कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा है, जितना तड़पा सकती हो तड़पा लो मुझे, एक बार शादी हो जाने दो, गिन गिन कर बदले लूँगा तुमसे, मेरी जान रीमा। वो मन ही मन रीमा से बात कर रहा था, मगर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कुदरत ने उसके लिए किसी और को ही चुना है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहे और फिर घर लौट आए। इत्तफाक से जायशा और रीमा अपनी बुआ के घर गई हुई थीं। यही वजह थी कि आज भी उससे मुलाकात नहीं कर पाया। हालांकि रात को कबीर ने रीमा को कॉल किया था। रीमा की आवाज़ सुनते ही कबीर ने गहरा सांस लिया। आज कहाँ गई थी तुम? क्यों, तुम्हें बताकर जाना था? रीमा की ठंडी आवाज़ उसके कानों से टकराई, जबकि कबीर को तो उसका ये अंदाज भी बहुत अच्छा लगता था। यह हक भी मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा कि तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत महसूस होगी। यानी आप मुझे कैद करेंगे? रीमा की बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। बिल्कुल कैद करेंगे, अपनी मोहब्बत में, और उस कैद की कोई रिहाई नहीं होगी कबीर की जान। वो रोमांटिक हो रहा था, जबकि रीमा ठंडा गहरा सांस लेकर रह गई थी। अच्छा, तुमने बताया नहीं कहाँ गई थी? मैं बुआ के घर गई थी। आप बताकर नहीं आए ना, इसलिए मैं चली गई थी। बताकर आते तो शायद आपको घर पर ही मिल जाती। गलती तो हो गई। मैं तुम्हारा हैरान चेहरा देखना चाहता था, इसलिए बिना बताए आ गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरी ही होने वाली हो। सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर तो तुम होगी, मैं होऊंगा और हमारी मोहब्बतें होंगी। अब सब्र नहीं होता रीमा, ये दिल तुम्हारे लिए हर वक्त बेकरार रहता है। वो धीरे धीरे रोमांटिक होने लगा था और रीमा की जान निकलने लगी थी। मम्मी बुला रही हैं, मैं बाद में बात करूंगी। ये कहकर उसने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और कबीर गहरा सांस लेकर रह गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और बारात का दिन आ पहुंचा। राजेश जी के घर में हलचल अपने चरम पर थी। घर के आंगन में रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए थे और रोशनी की झलक पूरे मोहल्ले में देखी जा सकती थी। राजेश जी बाहर के इंतजाम देख रहे थे, जबकि उनकी पत्नी अंदर मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी। जायशा भी अपनी माँ के साथ काम में लगी हुई थी। कभी चाय के कप तो कभी मेहमानों के लिए खाने की प्लेटें। चारों ओर खुशियों का माहौल था। मर्द बारात के स्वागत की तैयारियों में बिजी थे। कुछ ही देर में बारात के आने की खबर गूंज उठी। दुल्हन के परिवार वालों के दिल खुशी से धड़कने लगे और हर कोई अपनी जगह पर खड़ा हो गया। बारात जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, राजेश जी आगे बढ़कर दूल्हे और उसके परिवार का स्वागत करने लगे। कबीर कुकरेजा, जो आज दूल्हे की ड्रेस में था, अपनी सफ़ेद शानदार शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर उसकी नज़रें बार बार रीमा की तलाश में उठ रही थीं। वो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जब रीमा उसके सामने आएगी। बारात का स्वागत करने के बाद मेहमानों को अंदर बुलाया गया और सब आपस में बातचीत करने लगे। शादी की सारी तैयारियां पूरी थीं। कुछ ही देर में फेरों का मुहूर्त आने वाला था और हर कोई इस खुशी के लम्हे का इंतजार कर रहा था। दादी जान, जो हमेशा अपनी बात मनवाना जानती थी, अपनी कुर्सी पर बैठी हुई पूरे इंतजाम पर नज़र रख रही थी। और तभी पंडित जी की आवाज़ पर सब उठकर खड़े हुए, क्योंकि पंडित जी दूल्हा दुल्हन को मंडप में आने के लिए कह रहे थे। लेकिन जैसे ही रीमा को बुलाने के लिए लोग उनके कमरे की ओर गए, थोड़ी देर बाद वापस आ गए थे। ये रीमा की सहेलियां थीं, जो घबराते हुए राजेश जी और गीता जी से कह रही थीं कि रीमा दरवाज़ा नहीं खोल रही। सब लोग परेशानी की हालत में उस कमरे की ओर बढ़े थे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने हल्के हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। रीमा बेटा, फेरों का वक्त हो गया है, बाहर आ जाओ। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों पति पत्नी ने परेशान होकर एक दूसरे की ओर देखा। राजेश जी ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, मगर अब भी खामोशी थी। रीमा बेटा, दरवाज़ा खोलो, गीता जी ने नरमी से कहा, हालांकि चेहरे पर परेशानी के भाव थे। जब कोई जवाब नहीं आया तो जायशा भी चिंतित होकर वहां आ गई थी। मम्मी, क्या हुआ? उसने परेशानी से पूछा। जायशा बेटा, रीमा दरवाज़ा नहीं खोल रही, गीता जी ने घबराकर कहा। जायशा भी परेशान हुई थी और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। दीदी, दरवाज़ा खोलो, आप सुन रही हैं ना? लेकिन अब भी दरवाज़ा नहीं खोला गया था। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो आपस में सरगोशियाँ करने लगे थे, जबकि गीता जी, राजेश जी और जायशा के दिल परेशानी से घबराने लगे। कुछ देर और इंतजार करने के बाद राजेश जी ने मास्टर की से दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सब अंदर आए, मगर रीमा कहीं नहीं थी। कमरे में सिर्फ एक ख़त रखा था। राजेश जी उसे पढ़ने लगे। मम्मी, पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी छोटी बहन को दुख नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मुझे आज ही पता चला वो कबीर कुकरेजा को पसंद करती है। अगर जायशा को कबीर न मिला तो मेरी बहन टूटकर बिखर जाएगी। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती।
मैं जानती हूँ मेरा ये कदम आपकी इज्जत पर एक धब्बा लगा देगा, लोग बातें बनाएंगे, लेकिन लोगों की परवाह करते हुए मैं अपनी बहन को दुखों के हवाले नहीं कर सकती। वो कैसे पूरी ज़िंदगी मुझे और कबीर को एक साथ देख सकती है, जबकि वो खुद कबीर को दिल में बसाए बैठी हो। इसी वजह से मैं कुछ दिनों के लिए बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। रीमा। खत पढ़ते ही राजेश जी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वे कुर्सी पर बैठते हुए अपना सिर पकड़ गए। गीता जी की आंखों में आंसू आ गए, जबकि जायशा हक्का बक्का खड़ी थी। उसे अपनी बहन की इस हरकत की कोई वजह समझ न आ रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था, और न उसने कभी कबीर को चाहा था, और ना ही कभी दोनों बहनों के बीच ऐसी कोई बात हुई थी। वो तो कबीर के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। उसने हमेशा कबीर को रीमा के हवाले से ही सोचा था। फिर ये खत क्यों लिखा गया? सब लोगों की नज़रें जायशा की ओर उठी थीं, और वो मासूम सब लोगों की नज़रों में एक मुजरिम सी बन गई थी और अपने आप में सिमटती जा रही थी। जबकि राजेश जी एक सदमे में चूर हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये कैसी मुसीबत उनके सामने आ गई थी। बाहर मेहमानों की भीड़ थी। कबीर के साथ कई बड़े बड़े लोग आए थे। अगर आज शादी न होती तो कितनी बदनामी होती, इसका अंदाज़ा उन्हें बहुत अच्छे से था। और जिस बड़े परिवार से वे रिश्ता जोड़ने वाले थे, अगर कुछ भी गलत होता, कुकरेजा परिवार की बदनामी होती, तो इस बात में कोई शक नहीं था कि कबीर कुकरेजा के पापा सागर कुकरेजा उन्हें मिटाने में देर नहीं लगाते। ये बात राजेश जी अच्छी तरह जानते थे। कुछ लोग जो हॉल में बैठे लगातार ये तमाशा देख रहे थे, अब हैरान हो गए। कबीर जो पंडित जी के कहने पर मंडप में आकर बैठ चुका था, उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। न जाने क्यों उसे खतरे की बू महसूस हो रही थी। वो चुपचाप उठकर अपने पापा के पास आया, पापा के कंधे पर हाथ रखा और इशारे से उन्हें अंदर चलने के लिए कहा। दादी जान भी उनके साथ ही कमरे की तरफ बढ़ी थीं, जबकि उनकी माँ और बहन बाकी के इंतजाम देख रही थीं। राजेश जी जो कुर्सी पर खत थामे अपना सिर पकड़े बैठे थे, उसी समय कबीर की आवाज़ सुनाई दी। रीमा कहाँ है और ये क्या है? उसने आगे बढ़ते ही उस खत को अपने हाथ में ले लिया, और जैसे ही उसकी नज़र खत की लिखाई पर गई थी, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। जिस लड़की से उसने मोहब्बत की, जिसके ख्वाब उसने अपनी आंखों में सजाए, वो उसे ये कहकर छोड़कर चली गई थी कि उसकी छोटी बहन उसे पसंद करती है। ये बात उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। वो अविश्वास से खत पढ़ रहा था। बाहर बारात का शोर था। मेहमानों की नज़रें उन पर टिकी हुई थीं। गांव के कई सम्मानित लोग उनके साथ आए थे। अगर आज और इसी वक्त शादी न होती तो उनकी कितनी बदनामी होती। एक ही क्षण में पूरे दृश्य को अपनी आंखों में घूमता हुआ महसूस कर रहा था कि उसकी ज़िंदगी कैसे अभी और इसी समय बदल सकती थी। दादी जान ने उसके हाथ से खत छीन लिया, और जब उन्होंने उस खत को पढ़ा तो काफ़ी देर तक वो भी कबीर की तरह चुप रहीं। मगर वो एक समझदार और हालात को सुलझाने वाली औरत थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत फैसला लेते हुए कहा, आप समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं राजेश जी। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने ख़ानदान की बदनामी भी नहीं होने देंगे, और इसीलिए हम आपकी छोटी बेटी जायशा से कबीर की शादी करने का इरादा रखते हैं। उनका लहजा अटल था। जितनी बेइज्जती आपकी बड़ी बेटी ने हमारी करवाई है, अब आपको समझौता हर हाल में करना होगा। सागर जी भी चुपचाप अपनी माँ की बातों से सहमत हो रहे थे, जबकि कबीर गुस्से से बाहर निकल गया और अपनी माँ के पास आ गया। उसकी रगें गुस्से से तन चुकी थीं और चेहरा लाल हो रहा था। उसने अपना सर हाथों में थाम लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था रीमा ऐसा कैसे कर सकती है। राजेश जी जो पहले ही सदमे में थे, इतनी बड़ी बात सुनकर घबरा गए, मगर हालात को देखते हुए तुरंत राजी हो गए। जी, जैसा आप उचित समझे, क्योंकि वो जानते थे शादी से इनकार करने का मतलब था जिंदगी भर की जिल्लत। जायशा जो सब कुछ हैरानी से देख रही थी, बिल्कुल साकित खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। कबीर को वो एक अच्छे इंसान के रूप में देखती थी, मगर शादी के इस बंधन का ख्याल उसके लिए अस्वीकार्य था, वो भी इस उम्र में जब उसने शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यहाँ तक कि उसे तो शायद शादी का मतलब भी अच्छे से पता नहीं था। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था और वो एक अजीब सी उलझन में घिर गई थी। शौक और चंचल जायशा बिल्कुल सहम चुकी थी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे सोचने का मौका भी न मिला। उसने अपनी आंखों से कबीर का लाल होता चेहरा भी देखा और उसका पागलपन भी देखा था, जो पहले उसकी बहन के लिए हुआ करता था। दादी जान ने एक नज़र जायशा पर डाली और कमरे से बाहर चली गई। सागर कुकरेजा भी उनके पीछे चले गए। राजेश जी ने अपनी बेटी की ओर देखा, जो नम आंखों से उन्हें ही देख रही थी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, मैं जानता हूँ मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है, और
मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। मुझे ये भी पता है ये खत झूठा है। इस पर लिखी किसी भी बात पर मैं यकीन कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी बेटी के चरित्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मगर एक बाप होने के नाते मैं तुमसे एक विनती करता हूँ, आज अपने बाप की इज्जत की लाज रखने के लिए इस शादी से इनकार मत करना। 16 साल की मासूम जायशा जो अपने पापा को देख रही थी, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे अब उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। मगर अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी। हाँ, वो जायशा थी, वो रीमा नहीं थी जो सिर्फ अपने बारे में सोचती। वो अपनों से प्यार करने वाली मासूम सी गुड़िया थी जिसने अपनी खुशियाँ अपने घर वालों के लिए उसी वक्त कुर्बान कर दी। शादी का मंजर बेहद खामोश और गहरे जज्बात से भरा हुआ था। मेहमानों की हल्की हल्की सरगोशियाँ और कमरे में छाई संजीदगी माहौल को और भी बोझिल बना रही थी। जायशा गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने हुए थी, दूधिया रंगत के साथ एक पत्थर की तरह बेजान बैठी थी। उसके चेहरे पर मायूसी की गहरी परछाइयाँ थीं और उसकी आंखें, जिनमें कुछ देर पहले तक आंसुओं का समंदर था, अब खामोश हो चुकी थीं। खानदानी लाल दुपट्टा जो दादी जान ने खुद उसके सिर पर डाला था, उसके लिए जैसे एक संरक्षण की दीवार सा महसूस हो रहा था। मगर उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। कबीर के बराबर में बैठी जायशा के हाथ पांव कांप रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर होंठों पर खामोशी की मुहर लगी हुई थी। पंडित जी जैसे जैसे शादी के मंत्र बोल रहे थे, जायशा का दिल डूब रहा था। उसने एक नज़र उठाकर कबीर कुकरेजा की ओर देखा, जो एकदम पत्थर बना उसके साथ बैठा हुआ था, जैसे तूफान से आने की पहले की खामोशी हो। जायशा को नहीं पता था आज से उसकी ज़िंदगी में कौन सा तूफान आने वाला था। जो बीज रीमा ने उसके लिए बोया था, उसका एक जहरीला पेड़ बनकर तैयार होने वाला था, जिसका जहर जायशा की रग रग में उतरने वाला था। कबीर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जायशा को कसूरवार मान रहा था। वो कब और कैसे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से उसके ऊपर से अपनी नज़रें हटाई थीं। पंडित जी ने जब कहा कि जायशा की मांग में सिंदूर भरो, तो कबीर कुकरेजा, जो अब तक गहरी सोच में डूबा हुआ था, कुछ पल खामोश रहा। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में छुपा हुआ दर्द साफ झलक रहा था। उसकी आंखों के सामने वे तमाम लम्हे घूम रहे थे जब उसने रीमा के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देखे थे। लेकिन हालात ने सब कुछ बदल दिया। आज वो रीमा की बहन के साथ शादी कर रहा था। इस रात के लिए उसने कितने ख्वाब सजाए थे, दिल में कितनी उमंगें थीं। रीमा उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया था। कबीर ने चुपचाप चुटकी में सिंदूर लेते हुए उसकी मांग में भर दिया था, और फिर उसके गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए उसने जिन निगाहों से जायशा को देखा था, वो कांप कर रह गई थी। कबीर कुकरेजा की आंखों में एक अजीब सा भाव था, दर्द और गुस्से का मिला जुला एहसास। वहां मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन जायशा और कबीर के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे इस नए रिश्ते की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये शादी, जो अचानक और बिना सोचे समझे हुई थी, दोनों के लिए एक नए सफर की शुरुआत थी, जिसका अंजाम किसी को नहीं पता था। जायशा की हालत को देखते हुए उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था, और शादी तो वो जिस हुलिये में घूम रही थी उसी में हो गई थी। लेकिन विदाई के लिए उसे दुल्हन भी बनाना था, जबकि जायशा दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि आज विदाई ना हो। लेकिन दादी जान ने कहा, हम जिस काम के लिए आए थे उसे पूरा करके ही जाएंगे। हम दुल्हन लेने आए थे और दुल्हन लेकर ही जाएंगे। यही वजह थी कि जायशा के रोने के बावजूद उसके पापा कुछ नहीं कर पाए और उसे विदा कर दिया गया। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही जायशा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल में बेशुमार सवाल और दर्द की शिद्दतें थीं कि वो खुद को संभालने से परे थी। वो बेहद डरी हुई थी। जो लड़की हमेशा अपनी बहन की खुशियों के लिए सोचती थी, आज खुद उसकी जगह पर थी। ये सब उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। हवेली के अंदर मौजूद हर किसी की नज़रें जायशा पर थीं, लेकिन सब खामोश थे, जैसे उन सबके दिलों पर भी कोई भारी बोझ रखा हो। कबीर के सब्र का पैमाना छलक चुका था। जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, उसके अंदर जमा गुस्सा एक तूफान की तरह फट पड़ा। मुझे ये शादी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पूरे हॉल में गूंज गई। जायशा ने सर झुकाए आंसू बहाते हुए एक कदम भी पीछे नहीं हटाया था। कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और उसका लहजा दिल चीरने वाला था। वो 2 कदम आगे बढ़ते हुए जायशा के सामने खड़ा हो गया। उसे लाल होती आंखों से घूर रहा था, जो इस वक्त डर के मारे थर थर कांप रही थी। अगले ही पल उसने उसे बाजू से दबोच कर झंझोड़ कर रख दिया। ये सब तुम्हारी चाल थी जायशा। तुमने मौका देकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी बहन के होने वाले पति के लिए इस तरीके के ख्याल पालते हुए? वो कोई घायल शेर लग रहा था,
जो अभी सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था। जायशा की हिचकियां बंध गई थीं। वो जानती थी कबीर की बातों में सच्चाई नहीं थी, लेकिन उसके अल्फाज तीर की तरह दिल में उतर रहे थे। अब चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहन की खुशियों पर डाका डालते हुए? कबीर की हर बात, हर जुमला जायशा के दिल पर नए जख्म छोड़ रहा था। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। दादी जान, जो हमेशा अपने पोते की खुशियों के लिए दुआएं करती थीं, ये मंजर देखकर तड़प उठी। उन्होंने गुस्से में कबीर की तरफ देखा। कबीर, हद में रहकर बात करो। मुझे नहीं लगता जो दिखाया जा रहा है वही सच है। मुझे जायशा बेकसूर लगती है। उसने एक नज़र अपनी दादी की ओर देखा था, उनके चेहरे पर। पहले उसे भी देखा, मगर वो बिना रुके बोलता चला गया। यही चाहती थी ना आप कि मैं इस लड़की से शादी कर लूं? तो लीजिए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। कबीर गुस्से से भरा अपने कमरे की ओर चला गया। उसके जाने के बाद हॉल में खामोशी छा गई। जायशा की सिसकियां अब भी जारी थीं और दादी जान का दिल उसके लिए पसीज गया। वो आगे बढ़ी, जायशा के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोली, बेटा चलो मेरे साथ। दादी जान ने जायशा को अपने साथ लिया, उसके आंसू पोंछे और उसे अपने कमरे में ले आई। जायशा अब भी सदमे में थी। दादी जान ने उसे बिस्तर पर बिठाया और प्यार से कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमारी अपनी मर्जी से नहीं चलती। कभी कभी हालात हमें बड़ी परीक्षाओं में डाल देते हैं और हमें उनका सामना धैर्य और हिम्मत से करना पड़ता है। जायशा ने नम आंखों से दादी की ओर देखा। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और स्नेह से कहा, कबीर अभी गुस्से में है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम बस सब्र रखो। भगवान हर चीज को हमारे लिए अच्छा बनाता है। दादी के ये शब्द सुनकर जायशा ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो सुकून तलाश रही हो। दादी ने उसका हाथ थामा और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि हे भगवान, इन दोनों के दिलों में सुकून और मोहब्बत भर दे। रात का अंधेरा हवेली के आंगन में छा चुका था, लेकिन अंदर का माहौल कबीर के दिल में उबलते गुस्से से भरा हुआ था। जायशा, जिसे दादी ने बड़ी मोहब्बत से समझाया था कि ये अब तुम्हारी नई जिंदगी है, तो कांपते कदमों से कबीर के कमरे में दाखिल हुई। शादी के लाल जोड़े में सजी वो बहुत मासूम और नाजुक लग रही थी। उसकी दूधिया रंगत उस रंग में और भी निखर रही थी, लेकिन उसके दिल में खौफ का तूफान उमड़ रहा था। कबीर बालकनी में खड़ा था जब उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा और जैसे ही उसकी नज़र जायशा पर पड़ी, उसका खून खौल उठा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो तेजी से उसे बाजू से कसकर पकड़कर गरजते हुए बोला, किसकी इजाज़त से तुम मेरे कमरे में आई हो? जायशा की सांसें बेकाबू हो गईं। वो डरते हुए बोली, मुझे दादी छोड़कर गई हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में डर साफ झलक रहा था। कबीर के कठोर रवैये ने उसे और भी डरा दिया था। कबीर ने उसके दोनों बाजू अपने हाथों में कसकर पकड़ लिए और गुस्से में उसे अपनी करीब खींच लिया। उसकी आंखों में जलती चिंगारियां दिख रही थीं। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। वो कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और वो तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हूँ। डैम इट! कबीर की आवाज़ कमरे में गूंज उठी और जायशा डर के मारे पीछे हटने लगी। अपनी उम्र और अपना साइज देखा है, जो चली थी शादीशुदा रिश्ते को निभाने। अरे तुम्हारे अंदर तो इतनी जान भी नहीं कि तुम मुझे कुछ मिनट के लिए भी सह सको, और तुम मुझे पूरी जिंदगी सहने के लिए चली आई। उसकी आंखों से निकलती गुस्से की चिंगारियां जायशा को झुलसा रही थीं, जबकि पहली बार जायशा को अपने सामने खड़े लंबे चौड़े मजबूत इंसान से कुछ ज़्यादा ही डर महसूस हुआ था। मोहब्बत करती हो ना मुझसे? तो ठीक है, अब मुझे और मेरे जुनून को सहने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोहब्बत में टूटा हुआ इंसान किस हद तक जा सकता है। ये कहते हुए उसने जायशा को खुद के करीब खींचा था, जबकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। प्लीज कबीर, मेरी बात सुने। जो कुछ रीमा दीदी ने खत में लिखा है वो सच। चुप, एकदम चुप, एक शब्द भी मत बोलना, गंभीर आवाज में कहते हुए कबीर ने उसके होंठों पर उंगली रख दी थी। क्या सच है क्या झूठ, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो तुम मेरी पत्नी बन ही चुकी हो। लेकिन अब तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। और सजा का नाम सुनते ही जायशा के रोंगटे खड़े हुए थे। प्लीज कबीर, उसके होंठ कांप कर रह गए थे। बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहकर गालों पर आने लगे थे। अब इतना क्यों डर रही हो? मुझसे मोहब्बत करती हो ना? शादी के सपने सजाए थे मेरे साथ, और जब शादी की पहली रात आई तो ये डर कैसा? शादी के बाद ये सब कुछ तो तुम्हें झेलना ही था। ये कहकर वो धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ अपने होंठ ले जाने लगा, जबकि जायशा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। और कबीर, जो उसे तकलीफ देना चाहता था, उसे सजा देना चाहता था, वो इससे आगे कुछ कर ही न सका। जिसने कभी जायशा के बारे में इस अंदाज में सोचा ही न था। कैसे वो उसके साथ रिश्ता बना सकता था?
दिल में एक तेज तूफान उठा था। जायशा अभी इतनी बड़ी नहीं थी कि शादीशुदा रिश्ते की गहराइयों को समझ सके। उसने एक गहरी सांस लेते हुए जैसे खुद के अंदर उठते तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश की थी और अगले ही पल उसने उसे बेड पर धक्का दिया था। जायशा का नाजुक बदन बिस्तर पर जाकर गिरा और वो सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल सदमे से भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, जबकि वो बेगुनाह थी। कबीर ने उस पर एक नफरत भरी नज़र डाली, जैसे उसकी मौजूदगी ही असहनीय हो। फिर बिना एक पल गवाए वो कमरे से बाहर निकल गया और हवेली के दरवाजे से बाहर चला गया। हवेली की दीवारें उसके गुस्से की गवाह बन चुकी थीं। जायशा बिस्तर पर बैठी जारो कतार रो रही थी। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। वो जिस हालत में थी उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वो अपने घुटनों में सिर छुपाकर रोती रही। दिल ही दिल में वो रीमा से शिकवा करने लगी। मेरा क्या कसूर था जो आपने मुझे सबके सामने इस तरह जलील कर दिया। समय जैसे ठहर गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन जायशा की सिसकियां उस सन्नाटे को चीर रही थीं। उसके आंसुओं में उसका दर्द, बेबसी और बेसब्री सवाल छिपे थे जो उसकी जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पर उसे परेशान कर रहे थे। वो काफ़ी देर तक रोती रही और फिर बिना कपड़े बदले ही जमीन पर बैठे बैठे कब नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही न चला। लेकिन इस मासूम को ये नहीं मालूम था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। अगली सुबह का सूरज उसके लिए कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाला था और उसके जीवन के कितने साल बर्बाद होने वाले थे, वो इन सब से अनजान थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, हवेली के आंगन में सुकून की जगह एक तूफानी माहौल था। रात में जब सब सो रहे थे, कबीर अपने अंदर उठते तूफान को लेकर चुपचाप पहली फ्लाइट से कनाडा के लिए रवाना हो चुका था। ये खबर हवेली में जंगल की तरह फैल चुकी थी और जैसे हर किसी के दिल पर कयामत टूट पड़ी। कबीर जिस हवेली का इकलौता वारिस था, उसकी गैर मौजूदगी ने सबको हिलाकर रख दिया था। जायशा जो रात भर आंसुओं में डूबी रही, जब सुबह नीचे आई तो माहौल की गंभीरता को तुरंत महसूस किया। दादी जान जो हमेशा हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहती थीं, इस वक्त सिर पकड़े बैठी थीं। सागर जी जो कबीर से बेहद मोहब्बत करते थे, बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। उसका कनाडा जाकर अपनी फोटोग्राफी के शौक को पूरा करने का जुनून था, लेकिन सागर जी ने उसे इस जुनून से रोका हुआ था, क्योंकि वो अपने इकलौते बेटे को इतनी दूर 4 साल के लिए भेजना नहीं चाहते थे। और उस समय वो भी अपने पापा की बात मान गया था, लेकिन अब जो भी उसके साथ हुआ था वो इसे स्वीकार नहीं कर पाया और सब कुछ छोड़कर कनाडा निकल गया था। उनके चेहरे पर गहरी मायूसी थी। कबीर की माँ भी आंखों में आंसू लिए बेजान सी बैठी हुई थी। उनकी बेटी लीशा भी एक कोने में बैठी जारो कतार रो रही थी। जैसे ही जायशा ने लिविंग रूम में कदम रखा, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कबीर की माँ ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोल पड़ी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होती तो मेरा बेटा आज हमारे साथ होता। तुमने सब बर्बाद कर दिया। उनके लहजे में गुस्सा और दर्द दोनों थे। चाहे तुम्हारी बहन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे बेटे के दिल पर राज करती थी। तुमने आकर सब तबाह कर दिया लड़की। उनके तीखे शब्द जायशा के दिल में तीर की तरह लगे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सह गई थी। वो सिर्फ 16 साल की मासूम लड़की थी जो हालात की आंधियों में फंस गई थी, लेकिन कोई उसकी बेगुनाही को समझने को तैयार नहीं था। उसी समय दादी जान ने कड़े शब्दों में बहू को टोकते हुए कहा, खबरदार, जो किसी ने भी जायशा को कुछ भी कहा वो बिल्कुल बेगुनाह है और मैं नहीं चाहती कोई उस पर उंगली उठाए। दादी की आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने हैरानी से दादी की ओर देखा। जो दादी कबीर पर जान छिड़कती थीं, आज वही अपने पोते की हरकत पर खामोश थीं। उनके शब्दों ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन उनके चेहरे पर भी दर्द और गम के गहरे निशान थे। जो पहले से ही अपने दिल पर दर्द का भारी बोझ लिए खड़ी थी, दादी की बात सुनकर जैसे बुरी तरह टूट गई। वो एक नाजुक सी गुड़िया थी जिसने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी सभी उसे ही दोषी ठहरा रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की और चुपचाप अपने उसी कमरे में लौट आई जहां उसने रात गुजारी थी। दादी जान ने एक बार सबको फिर समझाते हुए कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, हमें सब्र से काम लेना होगा। कबीर ने जो किया वो उसकी अपनी मर्जी थी, इसमें जायशा का कोई कसूर नहीं। उनके लहजे में भरोसा था। मैं उससे बात करूंगी, वो मेरी बात नहीं टालेगा, वो लौट आएगा हवेली को और हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उनके लहजे में विश्वास था, लेकिन इस बार वो नहीं जानती थी ये भरोसा जल्द ही टूटने वाला था। वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन जायशा की जिंदगी ठहर गई थी। हवेली के बाकी लोग अपनी जिंदगी में बिजी हो चुके थे,
लेकिन जायशा वहीं अटकी थी जहां कबीर कुकरेजा उसे छोड़कर गया था। वो जायशा खुराना से जायशा कुकरेजा बन चुकी थी, लेकिन इस नाम के साथ जुड़ा रिश्ता उसका दम घोट रहा था। हर पल उसे याद दिलाता था कि उसी की वजह से कबीर उन्हें छोड़कर चला गया था। सास के ताने, ससुर की खामोश नफरत और लीशा की बेरुखी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। जब भी कमरे में अकेली होती तो उसे कबीर की खुशबू का एहसास होता था। वो खुशबू जो जाते हुए वो उसके वजूद पर छोड़कर गया था। नफरत सही सही, लेकिन उसने जायशा को अपनी बाहों में भरा था। अपने वजूद की खुशबू जायशा के वजूद में उतारी थी और पता नहीं क्यों जाने अनजाने वो उस खुशबू को महसूस करती थी। दिल इस खुशबू को दोबारा से महसूस करने के लिए मचलने लगता था। जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर बना था वो झूठ अब सच साबित होने लगा था। वो धीरे धीरे उस इंसान के प्यार में डूबने लगी थी जो उसे बेइंतहा नफरत करता था। दिल ज़्यादा उदास होता तो भगवान के कदमों में जाकर बैठ जाती और उनसे रो रो कर प्रार्थना करती, कबीर के लिए भी तो कभी अपनी बहन रीमा के लिए भी। न जाने क्यों वो उसे छोड़कर गई थी और अब किस हाल में थी वो कुछ नहीं जानती थी। 3 साल का लंबा अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया, मगर जायशा के दिल पर बीते लम्हों का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। उसके लिए हर दिन एक नए इम्तिहान की तरह होता था। वो हवेली में तन्हाई और इल्जामों के साए में जीती रही, जहाँ सिर्फ दादी जान का साया ही उसके लिए एक पनाहगाह था। इन 3 सालों में जायशा ने हर तरह से अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश की, मगर दिल के जख्म भरते नहीं थे। कबीर कुछ महीनों तक नाराज रहा था, लेकिन फिर फ़ोन पर बात करने लगा था। वो घर में सबसे बात करता सिवाय जायशा के। बात करना तो दूर, वो कभी भूले से भी उसकी खैरियत नहीं पूछता था। हाँ, दादी से बात करता तो दादी खुद ही अपनी तरफ से जायशा की खैर खैरियत की खबर दे दिया करती थी, जिस पर कबीर आगे से कोई जवाब न देता और चुपचाप फ़ोन बंद कर देता। एक दिन सुबह 4 बजे के करीब जायशा ने अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। न जाने किस एहसास के तहत वो दादी के कमरे की तरफ चल दी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र दादी जान पर पड़ी, जो बिस्तर पर निढाल पड़ी थीं। चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें बेतरतीब हो रही थीं। जायशा का दिल दहल गया। वो तुरंत उनके पास गई और प्यार से उनकी पीठ सहलाते हुए बोली, दादी जान, आपको क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। दादी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर जायशा की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, मगर कुछ बोल न सकी। जायशा ने उनकी हालत देखकर तुरंत सागर जी के कमरे की ओर दौड़ लगाई। दरवाज़ा खटखटाते हुए वो घबराई हुई आवाज़ में बोली, पापा जी जल्दी आइए, दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। सागर जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और जायशा की बात सुनी, वो फ़ौरन दादी जान के कमरे की ओर भागे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने दादी का इलाज शुरू कर दिया था। जायशा दिल थामे अस्पताल के कॉरिडोर में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में खौफ और उम्मीद की जंग चल रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और सागर जी से बोले, इनकी हालत बहुत नाजुक है। वो बेहोशी में बार बार कबीर कुकरेजा का नाम ले रही हैं। अगर मुमकिन हो तो उन्हें जल्दी बुलाइए, शायद उनकी मौजूदगी में इनकी तबीयत कुछ सुधर सके। सागर जी ने तुरंत सिर हिलाया और तेजी से बाहर निकल गए। जायशा जो अस्पताल की बेंच पर बैठी दादी जान के लिए दुआ मांग रही थी, अंदर ही अंदर डर रही थी। वो जानती थी अगर दादी को कुछ हो गया तो हवेली में उसका कोई सहारा नहीं रहेगा। उसकी ज़िंदगी एक बार फिर तन्हाई के अंधेरों में डूब जाएगी। हे भगवान, दादी जान को सेहत दे दे, मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। जायशा ने रोते हुए दुआ मांगी। उसे दादी की अहमियत का एहसास शिद्दत से हो रहा था। वही तो एक थी जिन्होंने इन 3 सालों में उसे संभाले रखा था। अगर वो ना होती तो हवेली में जायशा का टिकना नामुमकिन था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। अगली सुबह कबीर हिंदुस्तान लैंड कर चुका था। सागर की पहली कॉल मिलते ही उन्होंने फ़ौरन फ़्लाइट बुक कर ली थी। वो कितना ही इनकार कर लेता, मगर दादी जान की हालत के बारे में सुनकर उसकी आत्मा तक काँप गई थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी जायशा दादी के लिए दुआ मांग रही थी। अचानक कबीर की आवाज़ सुनकर उसने सिर उठाया। सामने ही वो अपनी माँ को गले लगाकर अपनी दादी के बारे में पूछ रहा था, मगर जैसे ही उसकी नज़र पीछे खड़ी जायशा पर पड़ी, वो कितनी ही देर तक उसे देखता रहा था, जैसे उसकी बेचैन निगाहों को सुकून मिला था। न जाने क्यों जायशा को उसकी निगाहों से बेचैनी महसूस हुई थी। दिल जोरों से धड़क उठा था, जबकि कबीर को अब होश कहाँ था। उसने ये 3 साल कैसे गुजारे थे ये वही जानता था। उस रात वो जायशा को छोड़कर चला तो गया था, लेकिन उसके एहसास को अपने साथ ले गया था। उसकी खुशबुओं को अपने दिल में बसा ले गया था। वो एक पल जब उसने जायशा को खुद के करीब किया था, उसके चेहरे की मासूमियत, उसके नर्म नाजुक कांपते होठों की फरियाद, उसके वजूद की नरमी, कबीर का दिल कहीं डूब गया था उनमें। और फिर शायद भगवान को साक्षी मानकर जोड़े गए इस रिश्ते का भी कुछ एहसास था, जो उसके दिल में जायशा के लिए कुछ कुछ होने लगा था।
वो उस वक्त गुस्से और जल्दबाजी में कनाडा चला गया था, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला वो उस मासूम कमसिन लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। ये एहसास, ये जज्बात उसने कभी रीमा के लिए भी महसूस न किए थे। बाद में उसे अपने सूत्रों के हवाले से पता भी चल गया था कि रीमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई थी और नाम उसने जायसा पर लगा दिया था। जायसा बेकसूर थी, ये उसे कनाडा जाने के 6 महीने बाद ही पता चल चुका था। लेकिन वो जानबूझकर हिंदुस्तान नहीं आया था, क्योंकि वो जानता था जायशा मासूम है, कम उम्र है, और अगर वो उसके करीब चला गया तो उसकी मासूमियत ख़त्म हो जाएगी। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो उसकी मासूमियत छीनना नहीं चाहता था, इसलिए जानबूझकर कनाडा में रहता रहा। हवेली फ़ोन किया करता था, कोई उसे जायशा के बारे में नहीं बताता था, लेकिन दादी उसे उसकी खैर खबर जरूर देती थी और उसके दिल को सुकून मिल जाता था। उसने कभी जानबूझकर उससे बात नहीं की थी, उसे उम्मीद नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो 4 साल बाद आकर खुद ही सामने से जायशा को बताना चाहता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत कर बैठा है, और तब उसके चेहरे के फैलते रंगों को देखना चाहता था। उससे अपने बुरे रवैये की माफ़ी भी मांगना चाहता था। और आज अचानक 3 साल बाद उसे अपने सामने देखकर जैसे दिल को बेहिसाब सुकून मिला था। इन 3 सालों में जायशा सिर से पांव तक बदल चुकी थी। उसकी खूबसूरती होश उड़ा देने वाली थी। वो बस उसे देखता ही रह गया था। फिर फौरन अपनी दादी से मिलने चला गया। दादी ने उसे देखते ही पहली बात यही कही थी, मुझ में अब और सहने की हिम्मत नहीं बची कबीर, जितना हौसला करना था मैं कर चुकी। अब तुम्हें इस बच्ची को अपनाना होगा जो बेगुनाह है। जबकि कबीर मन ही मन बड़बड़ा कर रह गया था, मैं तो खुद उसे अपनाने के लिए बेकरार हो रहा हूँ दादी। मगर वो ये नहीं जानता था कि जायशा के दिल में क्या चल रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। उसकी मौजूदगी से दादी की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी और 3 दिन बाद वो घर लौट आई। आज कबीर का इरादा जायशा से मिलकर अपने बुरे व्यवहार की माफ़ी मांगना, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने का था। मगर इससे पहले ही जायशा दादी के कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। कमरे में उस वक्त सभी लोग मौजूद थे। जब जायशा ने वो लिफाफा कबीर की तरफ बढ़ाया, फिर बेहद संजीदगी से बोली, ये तलाक के कागजात हैं, मुझे अब आपसे तलाक चाहिए। ये शब्द नहीं थे, बल्कि पिघला हुआ शीशा थे जो कबीर के कानों में उंडेल दिए गए थे। जायशा कुछ और कहती इससे पहले ही कबीर ने बिना कुछ समझने का मौका दिए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और उन कागजों को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। वो उसका बाजू कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम 3 साल पहले भी एक बेवकूफ़ लड़की थी और आज भी हो, जो अपने हक में नहीं बोल सकती। जायशा फूट फूट कर रोने लगी और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कबीर कुकरेजा ने सबके सामने जायशा से माफ़ी मांगी कि उसने उसके 3 साल बर्बाद कर दिए। जायशा का इरादा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का नहीं था, क्योंकि इन 3 सालों में उसने बहुत तकलीफ सही थी। मगर इस दिल का क्या करती जो कबीर के नाम पर धड़कने लगा था। और जब दादी ने उसका हाथ पकड़कर इशारे से हाँ कहने के लिए कहा तो वह इनकार न कर पाई, क्योंकि दादी ही थी जिन्होंने इन 3 सालों में उसे सहारा दिया था। वो उन्हें ना कह सकती थी। वो चुपचाप सर झुकाकर रह गई। सब लोग एक एक करके कमरे से निकल गए, जबकि दादी के इशारे करने पर कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आया और अब सामने बैठा उसे प्यार भरी नज़रों से निहार रहा था। आप तो मुझसे नफरत करते हैं ना? फिर जब मैं आपसे तलाक ले रही थी तो क्यों मुझे मारा? वो आंसू पोंछते हुए बहुत ही मासूमियत से पूछ रही थी। इसलिए कि तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही थी, जिसने तुम्हें 3 सालों में एक पल के लिए भी भुलाया नहीं था। जबकि जायशा चौंक कर उसे देखने लगी। सच कह रहा हूँ, मोहब्बत हो गई है तुमसे, लेकिन बस तुम्हें बता नहीं पाया। सोचा था सामने से आकर इजहार करूँगा और ऐसा इजहार करूँगा तुम्हारे चेहरे पर फैलने वाले शर्म के रंग अपने होंठों से चुरा लूँगा। और देखो आज वो पल आ गए हैं। ये कहते कहते उसने जायशा को खुद के करीब खींचा था, जबकि वो तो शर्म के मारे दोहरी हो गई थी। शर्माने से काम नहीं चलेगा मेरी जान, बराबर का साथ देना पड़ेगा मेरे इन खूबसूरत पलों को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे बिना। जितना सताया है ना, अब उतना ही सुकून भी देना पड़ेगा। ये कहकर उसने लैंप ऑफ कर दिया था और पूरे हक और मान के साथ उसके वजूद में समा गया था। वो कुछ पल के लिए घबराई थी, लेकिन कबीर ने उसे बहुत ही मोहब्बत से समेट लिया था। वो पैनिक हुई तो कबीर ने कानों में सरगोशी करते हुए उसे हिम्मत बंधाई थी और वो खुद धीरे धीरे इन खूबसूरत पलों में डूबने लगी थी। उसने कसकर कबीर को अपने बाजुओं में कस लिया था और अगले ही पल अपने होठों से कबीर को छूकर बुरी तरह उसे मदहोश कर दिया था। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में बहकर अपनी मोहब्बत की एक नई कहानी लिख रहे थे, जबकि दूर कहीं रीमा अपनी किस्मत को रो रही थी, जिसने जल्दबाजी में आकर अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आकर
कोर्ट मैरिज तो कर ली थी, लेकिन अब दिन रात घर से भागी हुई लड़की का ताना सुनती थी और रो रो कर अपने किए पर भगवान से माफ़ी मांगती थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।